प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई को भी ज्वाइन कर लें ताकि जो भी वीडियो पढ़ाई जाती है उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का NCERT बेस्ड हमारे अतीत बुक जो पार्ट 3 है उसका 9th लेसन राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इसमें जो पिछले लेसन था उसमें कहा गया है कि भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और भू क्षेत्र और जो रियासतें हैं उनका अधिग्रहण अंग्रेजों ने कर लिया। नए कानून बनाए, प्रशासनिक संस्था भी शुरुआत की और किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव आ गए। कैसे आ गए? जैसे भारतीय जो भू क्षेत्र है उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। 19वीं सदी में शैक्षणिक भी बदलाव आए, शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आए। महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद भी होने लगा था। जाति व्यवस्था को चुनौती मिलने लगी। सामाजिक और धार्मिक सुधार होने लगे। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद आदि अनेक संस्था बना रहे थे तथा लोगों को प्रचार करके उन संस्थाओं के बारे में जो सामाजिक या सुधार करने के लिए संस्था बना रहे थे। 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का उदय होने लगा था। आगे हम पढ़ते हैं आज राष्ट्रवाद का उदय। कैसे हुआ राष्ट्रवाद का उदय? ये सोचने वाली बात है कि जो यह देश है ये क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब क्या है। यहाँ की जनता रहने वाले से किसी वर्ग, रंग, जाति, धर्म, भेदभाव, जो भाषा या जेंडर की हो, लेकिन सभी लोगों का घर है भारत। यह देश और उनके सारे संसाधन, इनकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। जब तक अंग्रेजों का नियंत्रण खत्म नहीं होगा तब तक भारतीय लोगों का भारत नहीं हो सकता। जब अंग्रेजों का नियंत्रण खत्म हो जाएगा तब भारत के लोगों का हो जाएगा। यह चेतना 1850 के दशक के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई दी, जो कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में। 1870 से जो 80 के दशक में राजनीतिक संगठनों में यह गहरी चेतना भी हो चुकी थी। इसमें ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेज शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंट्स एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये प्रमुख संगठन थे उस समय। पूना सार्वजनिक सभा है, इनका क्या अर्थ है? सार्वजनिक का होता है सभी लोगों का, सभी जनक लोगों का, जो सभी लोगों की संस्था होगी उसे सार्वजनिक कहते हैं। हालांकि इसमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों को बताना चाहते थे कि जो उनका लक्ष्य है और राजनीतिक पार्टी का वो सभी लोगों को पता चले और लोग भी उनमें साथ उनकी संस्था में शामिल हों। उनके लक्ष्य किसी खास इलाके या समुदाय के लक्ष्य वर्ग नहीं थे। जो उनके लक्ष्य थे वो किसी एक समुदाय या एक वर्ग के नहीं थे, वो सभी के लिए समान थे। ये सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोक संप्रभु का अर्थ है कि किसी का बाहरी उन पर हस्तक्षेप ना हो, जैसे कि पहले अंग्रेजों का भारत पर था। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवादी बुनियादी तत्व होता है। वे संगठन इस धारा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी हो, कि भारतीय जनता अपने मामलों में खुद फैसले ले सकें, उनकी ये आज़ादी हो। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हो गया। क्यों हो गया? कि 1878 में आर्म्स एक्ट आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए क्या किया गया ये एक्ट के द्वारा कि भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया भारतीयों से, कि भारतीय हथियार नहीं रख पाएंगे इस एक्ट के द्वारा। उसी साल वर्नाकुलर एक्ट आया।
1878 में ही वर्नाकुलर एक्ट आया। इसमें क्या कहा गया कि सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाएगा। इस एक्ट में कहा कि जो भी सरकार की आलोचना करेगा उनको चुप कराएगा। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उस प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी उसकी संपत्ति भी जब्त कर लेगी। एक साथ दो एक्ट आए, भारतीयों पर दोनों ही लागू होते। एक थे आर्म्स एक्ट। इसमें तो भारतीयों को कहा कि तुझे जो हथियार हैं वो नहीं रखने, वो छीन लिए। जो सेकंड आया उसमें कहा कि जो अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी समाचार छपेगा उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी अंग्रेजों द्वारा। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश और जो यूरोपीय व्यक्ति हैं उस पर मुकदमा चला सकेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इल्बर्ट बिल क्या था। इल्बर्ट बिल था कि इस बिल के द्वारा जो भारतीय वकील हैं वो ब्रिटिश की कोई कमियां हैं या फिर कोई उन्होंने घोटाला कर दिया उसके विरुद्ध मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन भारतीयों में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता हो, ताकि हम उनकी जो कमियां उनको निकाल सके, उनके सभी को पता चल सके और उन्हें न्याय मिल सके। लेकिन जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिया, क्योंकि अंग्रेजों की खिलाफत हम करेंगे और इसकी आलोचना करेंगे, ये अंग्रेजों को रास नहीं आया। भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चल गया था। आगे देखते हैं। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से यह महसूस की जा रही थी कि इल्बर्ट बिल ने ये इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका एक एक शब्द का गहरा अर्थ है, इनको देखना। 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने कहा मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन की स्थापना की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को 72 सदस्यों समेत मुंबई में हुई थी। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र बनर्जी, एस सुब्रमण्यम अय्यर तथा अन्य प्राय मुंबई और कलकत्ता से थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक भी थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य कौन रहे थे? नौरोजी। ये युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने की अहम भूमिका निभाई थी। A.O. ह्यूम ने। आगे देखते हैं। उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यवर्गीय पार्टी रही थी। अपने जो शुरुआती 20 साल हैं, जब 1885 में कांग्रेस बनी, तब मध्य मार्गी रही थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई थी। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को जगह ज़्यादा दी जाए और परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं। जिन प्रांतों में परिषद नहीं है उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को उच्च पद भी दिए जाए। इस काम के लिए अब उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारतीयों में परीक्षा आयोजित की जाए। पहले जो सिविल सेवा की परीक्षा थी वो लंदन में आयोजित की जाती थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने मांग की कि भारतीयों में भी, भारत में ये परीक्षा भी आयोजित की जानी चाहिए थी। आगे है शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन की एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां पर गोरों पर कब्जा था, क्योंकि ज़्यादातर जो उच्च पद थे वो सभी अंग्रेजों के पास थे और जो निम्न पद थे वह भारतीयों को दिए जाते थे। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को
जिम्मेवारी वाले पद नहीं दिए जाएंगे। जो उच्च पद हैं या जिम्मेवारी वाले पद हैं वो भारतीयों को नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने बाहरी भरकम वेतन का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों की उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति कुछ हद तक भारत में रुकने लगी, क्योंकि जब भारतीय अधिकारी होंगे तो वो भारत में संपत्ति रह जाएगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए। आर्म्स एक्ट कौन सा था? 1873 में आया था कि जो भारतीयों को अधिकार नहीं रखने देना या भारतीयों से हथियार छीन लिए थे वो निरस्त करना चाहिए कानून, और भारतीयों को बोलने की आज़ादी दी जानी चाहिए, भारतीय भी अपने विचार व्यक्त कर पाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमीन विपन्न भी हो रही हैं। अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का भी अभाव हो रहा है। कांग्रेस की मांग थी कि लगान को कम किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले लगान इतना बढ़ गया था कि किसान अपना पेट भरने से पहले लगान के बारे में सोचता था। और जो फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिया जाए। उसने नमक कर विदेशों में भारतीयों के मजदूरों के साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है या भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी के कारण वन प्रशासक की वजह से वनवासियों को बढ़ती मुसीबतों के बारे में सारे प्रस्ताव पारित किए जाए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में नहीं बोल रही थी, क्योंकि उन्होंने नमक कर, जो राजस्व कर हैं, जो वनवासी हैं, सभी की आवाज़ों को उठाया था। इसलिए ना तो पेशेवर उद्योगपति उनके हक की नहीं थी, वो सभी व्यक्तियों की संस्था थी। मध्य मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख निकाले और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश की आर्थिक तबाही की ओर ले जा रही है, क्योंकि ब्रिटिश का मेन मकसद था कि वो अपना पेट भरे और जो सारा राजस्व है वो ब्रिटिश के पास आए। उसे भारतीयों से कोई लेना देना नहीं था, चाहे उनकी फसल खराब हो, उनको तो कर चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में ब्रिटिश शासन की निंदा की। जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधित्व भेजे, लेकिन मध्य मार्गी को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय की आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों को न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। कि कांग्रेस का यह मानना था कि सरकार को जो भारत की भावना है, भारतीय लोगों की जो भावना है, उनसे अवगत कराएं, शायद ये हमारी बातें मान लेंगी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इनको लेकर रहूँगा। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे, क्योंकि ये हमारी मांगे नहीं रख रही और ये तो अंग्रेज़ों की पार्टी हो गई है। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र के विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, जो लाल बाल पाल कहते हैं तीनों को, बाल गंगाधर विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और प्रवृत्ति के अनुरूप काम कर रहे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों के प्रति जोर दिया था। उनका मानना था कि लोगों के सरकार के नेक इरादों पर बिल्कुल भी नहीं अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज्य के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये है बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन है, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और सबसे ज़्यादा राजस्व कर भी बंगाल से आता था। बिहार, उड़ीसा भी उस समय
बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का मानना था कि प्रशासकीय सुविधा को देखते हुए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है, परंतु प्रशासकीय सुविधा का क्या अर्थ है ये उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि प्रशासकीय सुविधा होती क्या है। इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, क्योंकि वह राजस्व ज़्यादा आता था और उनको अलग करके वो राजस्व ज़्यादा लेना चाहते थे। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करके पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रह गया कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया कि बंगाल की विशाल जनसभा का आयोजन किया जाए और जुलूस निकाले उनके बंगाल के अलग करने के विरोध में। जनप्रतिनिधित्व ने अलग अलग रास्ते ढूंढे कि कौन सा रास्ता अपनाए कि ये हमारी जो मांग है वो कांग्रेस तक ब्रिटिश शासन तक पहुंच जाए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था उसके प्रति जो रोष था, उस रोष को संघर्ष का रूप दिया। उस संघर्ष में एक आंदोलन चला, वो था स्वदेशी आंदोलन। 1905 में चला था स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरोध में। यह आंदोलन बंगाल के सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इनकी गूंज दिखाई दी। यह है आंदोलन स्वदेशी आंदोलन। आगे जो आंध्र प्रदेश के डेल्टा के इलाके हैं उसमें इसको वंदे मातरम नाम दिया गया। वंदे मातरम आंदोलन नाम दिया गया। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यमों, जो स्वदेश के जो उद्योगों में बनने वाले चीज़ हैं, वो राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के आमूल परिवर्तन ने जनता का लामबंद करने और ब्रिटिश संस्था तथा वस्तुओं के बहिष्कार पर भी जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश जो शासन है जिनकी जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का भी समर्थन कर रहे थे कि ब्रिटिश को भगाने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। आगे 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक में दशकों में कुछ दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी आई, जैसे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में और ढाका में। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। मुस्लिम लीग का मानना था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, कि हिंदुओं के लिए अलग होनी चाहिए और मुसलमानों के लिए अलग। 1909 में सरकार ने यह मांग भी मान ली कि अलग अलग कर देंगे, हिंदुओं का अलग, मुसलमानों का अलग। अब परिषदों की में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुसलमान मतदाताओं द्वारा चुनकर भेजा जाएगा। जो सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित हैं वो मुसलमान मतदाताओं द्वारा चुनकर भेजा जाएगा। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच हो जाएगा कि हम मुसलमान को चुनकर भेजेंगे। इससे भेदभाव होगा, एक दूसरे में फूट पड़ेगी। 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई। उसमें कांग्रेस में नरम दल और गरम दल थे, वो अलग अलग हो गए। जो मध्य मार्गी दड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था, उन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती, जो कि सही नहीं है, कि बलपूर्वक हम अंग्रेजों को अपनी बात बताएं, ये सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद जो कांग्रेस की फूट पड़ गई थी, गरम दल और नरम दल, फूट पड़ने के बाद कांग्रेस के मध्य मार्गी का दबदबा बन गया था, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे थे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता आ गई थी। जो नरम दल और गरम दल हैं वो एक बार 1916 में वापस आ गए थे। अगले साल जो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था
और दोनों संगठनों ने देश भर की प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आकर और समझौता करके कि हम दोनों एक साथ मिलकर के सरकार के द्वारा प्रतिनिधि चुने कर जो भेजे गए हैं उनके द्वारा हम काम करेंगे। अब जन राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1919 के बाद कांग्रेस के खिलाफ चल रहे संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगे, जिससे किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने आंदोलन का योगदान दिया। 20 के दशक में कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में हुआ था पहला विश्व युद्ध। जो पहले विश्व युद्ध है इसमें भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल गई थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चों को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक आय के मुनाफों पर कर बढ़ा दिए। ब्रिटिश सरकार अपनी जो युद्ध के कारण जो भी हर्जाना हुआ था वो सारा पूर्ति करने के लिए भारतीयों पर जो कर था वो बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में इजाफा और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आ गया। जैसे ही वो कर बढ़ाएंगे तो भारतीयों को हर चीज़ महंगी मिलेगी और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। आगे देखते हैं। इस युद्ध से औद्योगिक वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगी थी। अन्य देशों ने भारत में आने वाले आयात में कमी ला दी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्यमों का विस्तार हुआ, क्योंकि बाहर से कोई चीज़ें आएगी नहीं तो भारत के खुद के उद्योगों का विस्तार हुआ। भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसर की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया, क्योंकि जैसे ही युद्ध होगा तो उसमें सेना की जरूरत पड़ेगी और अंग्रेजों ने अपनी सेना बढ़ा ली। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला गया कि भारत के जो गांव हैं उससे सिपाही भेजो ताकि जो सेना की पूर्ति है वो हो सके। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों के युद्धों के मोर्चे पर भेजा गया, क्योंकि जब भी युद्ध होगा तो मोर्चे पर ही भेजेंगे और कहाँ भेजेंगे। बहुत सारे सिपाही युद्ध के लिए एक समझदार लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ जो कि एशिया और अफ्रीका के लोग हैं उनका भी शोषण कर रहे हैं। फलस्वरूप ये लोग भारत के औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। जैसे वो बाहर सेना में भर्ती होने के लिए गए तो उनको ये समझ हो गई कि ये एशिया और अफ्रीका के लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो उनके शोषण का विरोध करें। और सन 1917 में रूस में क्रांति हुई और इस घटना से किसानों और मजदूरों के संघर्ष का समाचार और साम्राज्यवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगा, जिसके कारण भी राष्ट्रवादी भावनाएं भारतीयों में पनपी थी। महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी जी जो कि 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इसे प्रवासी भारतीय दिवस भी के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं हालत में महात्मा गांधी एक जननेता आम लोगों का नेता। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वे वहाँ के नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी। लोग उनका बहुत ज़्यादा आदर करते थे महात्मा गांधी जी का। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय जो उच्च व्यापारी थे, वकील या मजदूर, सब तरह के लोगों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। और महात्मा गांधी जी ने एक साल पूरे भारत में घूमकर उनका सारा जांच किया कि भारत के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या वो हालत हैं, सबको समझा। इसी शुरुआती में चंपारण आंदोलन, खेड़ा, अहमदाबाद आदि आंदोलन का हिस्सा बने थे महात्मा गांधी जी। और गांधी जी ने
जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ नटाल कांग्रेस की स्थापना भी की थी, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। ये नटाल कांग्रेस की स्थापना क्यों की? क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रह रहे हैं या और जो काले रंग के कोई व्यक्ति हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसके विरोध के कारण गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। इन आंदोलनों के माध्यम से राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल से भी परिचय हुआ। जो महात्मा गांधी जी हैं, उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद के जो मिल के मजदूर थे गुजरात में, उनकी जो हड़ताल थी वो सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। 1919 से 1922 के बीच आंदोलनों की कुछ गहराई से देखें। जो 1919 से 1922 के बीच हुए थे। रोल्ट एक्ट 1919 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित रोल्ट एक्ट था बिना कोई कानून के और सीधा ही कोई कानून नहीं, और कोई अपना विचार व्यक्त करेगा या किसी प्रकार का तो उनको तुरंत बिना कोई रिएक्शन के जेल में डाल दिया जाएगा। रोल्ट एक्ट का इसे काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाती है कि अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया कि पुलिस को सब अधिकार है, वो जब चाहे जिस व्यक्ति को उठाकर और वो जेल में कैद कर सकती हैं। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं, कि ऐसे कोई कानून नहीं बना सकती तो तुरंत ही कि वो भारतीय लोगों की अभिव्यक्ति को खत्म कर दे और उनको जेल में भी डाल दे। इनका इन्होंने विरोध किया। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरकुशवादी बताया था। महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो शैतान की करतूत है और निरकुशवादी है। गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करें, और 6 अप्रैल 1919 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक बिना हिंसा के विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया जाए। रोल्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे थे, हड़तालों का आयोजन हो रहा था। क्यों हो रहा था? कि ब्रिटिश सरकार ने जो रोल्ट एक्ट लाया था उसके द्वारा कह दिया कि कोई भी भारतीय अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इस दमन का हिस्सा है। जो भी लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए 13 अप्रैल बैसाखी के दिन अमृतसर में इकट्ठे हुए थे, तब जनरल डायर वहां पहुंचकर लोगों पर गोलियां चला दी, और इस जनसंहार के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा दर्शाते हुए अपनी उपाधि नाइटहुड की उपाधि थी वो लौटा दी। आगे देखते हैं। रोल्ट एक्ट के द्वारा, जो रोल्ट एक्ट काला कानून ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने का प्रयास किया। महात्मा गांधी जी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी कि हिंदुओं, मुसलमानों या अन्य धर्मों के लोगों का देश है। जो भारत है वो सभी धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुस्लिम किसी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। आगे है खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इस तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, कौन था तुर्की के सुल्तान या जो खलीफा था, उसके पर बहुत सख्त संधि थोप दी। अंग्रेजों ने उसके ऊपर बहुत सख्त संधि थोप दी, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह ही इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा आ गया, क्योंकि जो मुसलमान थे वो सोचते कि तुर्की के खलीफा पर ये सख्त संधि क्यों थोप दी। तब भारत में भी जो भारतीय लोग थे उनमें भी गुस्सा आ गया। भारतीय मुसलमान यह चाहते थे कि पुराना जो ओटोमन साम्राज्य है तुर्की में स्थित पवित्र मुसलमान स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे।
खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, इसे अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है, अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनका आह्वान का समर्थन किया। कांग्रेस से आग्रह किया कि पंजाब में हुए अत्याचार जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामलों में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिल रहे अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें कि हमारा खुद का राज हो। 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और भी गति मिल गई। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. गोपालाचार्य और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत भी छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को भी लौटा दिया गया। अंग्रेजों की हर चीज का बहिष्कार कर रहे हैं भारतीय। जो विधानमंडल है उसमें भी बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जगाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी कि ये तो दिखाना चाहते थे कि हम इससे आगे भी कर सकते हैं। ये तो एक झलक दिखा रहे हैं। इससे एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। लोगों की पहलकदमी। कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया। अहिंसक से शांतिपूर्ण ढंग से लेकिन विरोध किया। लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूह ने गांधी जी की आह्वान से अपने हिसाब से अर्थ निकाले। इस तरह के रास्ते अपनाए कि गांधी जी के विचार से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि एक इंसान के विचार दूसरे इंसान से जरूरी नहीं है कि मेल खाएं। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। जैसे खेड़ा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तटीय राज्य हैं कि भीतरी भागों में शराबों की दुकानों की घेराबंदी कर ली। घेराबंदी क्या होता है? उनको चारों ओर से घेर लेना। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के आदिवासियों और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क का नाम है चराई अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। इनका विरोध इसलिए था, आगे हैं, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर रखा था कि भारतीय का जो अधिकार थे वन के मामले में वो बहुत सीमित कर रखे थे अंग्रेजों ने। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे जो कर हैं वो सारे कम करवा देंगे और वन कानून भी खत्म करवा दिया जाएगा। बहुत सारे वन गांवों में किसानों के स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही आने वाला है। गांधी राज का अर्थ है कि गांधी जी का राज नहीं, सभी लोगों का राज हो। सिंध, जो कि पाकिस्तान में है, मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की गई। पंजाब में जो सिख थे कि अकाली दल आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जो जमा हुए महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ बड़ा दिखाई दे रहा था। असम में गांधी महाराज की जय किनारे कहाँ लगा रहे थे? असम में। क्यों लगा रहे थे? कि वहाँ की जो चाय बागान के मजदूर हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा करें। चाय मजदूर हैं वो नारे लगा रहे थे गांधी जी की, ताकि हमारी भी बात सुनी जाए। और अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी थी उन्होंने। उनका मानना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण जी की जगह गांधी राज का यश गान कर रहे थे। पहले जो कृष्ण जी के भजन गाते थे अब गांधी जी के भजन गा रहे हैं। जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी की एक तरह का मसीहा, एक व्यक्ति मानने लगे थे। उन्हें मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी एक ऐसा व्यक्ति हैं, लोगों का मानना था
कि वो उनको मुसीबत और गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता चाहता था। गांधी जी चाहते थे कि सभी वर्ग कोई आपस में फूट ना डाले, सभी एक हो। परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदार के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतीहर मजदूर को यकीन था कि गांधी जी उनकी जमीन वापस दिला देंगे जिनकी अंग्रेजों ने छीन ली है। कई बार आम लोगों ने खुद की अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी का श्रेय दिया था। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारी को गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। हर कोई सफलता मिलती उनका श्रेय गांधी जी को दिया जाता था। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्रवाई भी की जो गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। गांधी जी का नाम लेकर सही और गलत दोनों प्रकार की कार्रवाइयाँ होती थी। आगे देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन पर भी प्रेस कर लें। आगे पढ़ते हैं। 1919 से 1929 के बीच क्या क्या घटनाएं हुई जब अंग्रेजों का शासन था भारत में। महात्मा गांधी के हिंसक आंदोलनों के विरोध थे। महात्मा गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि हम उनका अंग्रेजों का विरोध तो करें, लेकिन हिंसक तरीके से ना करें, शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों का विरोध करें। इसी कारण 5 फरवरी 1922 को जब किसानों की एक भीड़ ने चोरा चोरी नामक स्थान, ये चोरा चोरी एक स्थान का नाम है, पुलिस थाने पर हमला करके अनेक पुलिसकर्मियों को जला दिया, गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जैसे ही कुछ लोगों की भीड़ ने जो पुलिस अधिकारी थे उनको एक रूम में बंद करके और चोरा चोरी नामक स्थान जो गोरखपुर में है, यूपी में, उनको पुलिसकर्मियों को जला दिया, 22 पुलिसकर्मियों को। तो जैसे ही जलाया तो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 20 पुलिसकर्मी मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिचित चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य गांव में किए जाने वाले व्यापक सामाजिक कार्यों को बदौलत गांधीवादी को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 के शुरू में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ये जनाधार काफ़ी साबित हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट किया गया। एक ये ऐसा आंदोलन है जो 2 बार स्टार्ट किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना हुई। आरएसएस की स्थापना कब हुई? 20 के दशक के मध्य ये 2 घटना हुई थी। एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक आरएसएस की स्थापना हुई। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। भारतीय अध्यापकों अपने अध्यापकों की सहायता से इनके विचारों के बारे में जान सकते हैं। उनके अलग अलग विचार हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जो आरएसएस हैं इनके अलग अलग विचार हैं। और इसी तरह उस दौरान में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो कि भगत सिंह था, वे भी सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग ले रहे थे। यह है साइमन कमीशन वापस जाओ, जो कि 1927 में गठन किया गया था अंग्रेजों द्वारा। उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीय उनका विरोध कर रहे हैं। जो 1927 में इनका गठन हुआ, लॉर्ड सामेन उसके अध्यक्ष थे और 1928 में भारत आया और भारतीयों ने इनका विरोध किया और इन विरोध के चलते लाला लाजपत राय को लाठी के द्वारा लाठी लग गई और उनकी डेथ हो गई। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में जो पारित किया गया, इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? पहली बार 26 जनवरी 1930 को। आगे देखते हैं। दांडी मार्च
महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज्य अपने आप आने वाला नहीं था कि भारतीयों को पूर्ण रूप से स्वराज मिल जाए। इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना पड़ा। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उसमें नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था और नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का मानना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है, तो इस पर नमक पर कानून कर नहीं लगना चाहिए। नमक सत्याग्रह से स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों ने एक खास शिकायत सभी से जोड़ लिया था और इस तरह अमीर और गरीब के बीच भेदभाव भी पैदा नहीं होता, क्योंकि जब सभी लोगों की एक ही समस्या होगी तो अमीर गरीब के बीच भेदभाव मिट जाएगा। गांधी और उनके अनुयायियों ने 240 किलोमीटर दूर दांडी तट पैदल चलकर और उनके तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। गांधी जी 240 किलोमीटर पैदल चलकर दांडी यात्रा गए थे और उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। 6 अप्रैल 1930 को 12 मार्च से स्टार्ट किए थे जो दांडी यात्रा, और 6 अप्रैल को अपने स्थान पर पहुंचकर और नमक कानून को तोड़ दिया था। आगे देखते हैं। जो कि गांधी जी ने उसको पानी को उबालकर नमक बनाया और इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह के निर्मम दमन के लिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्ष के चलते आखिरकार 1935 को गवर्नमेंट ऑफ एक्ट प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में जो प्रांतीय विधायिका के लिए चुनाव किए जाएंगे, इन चुनावों का परिणाम 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय सरकार सत्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1949 को दूसरा विश्व युद्ध छूट गया। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब चला? 1939 से 1945 के बीच चला था। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटिश के विरुद्ध प्रयास करने की मदद को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता मिल जाए। युद्ध में शामिल तो होंगे, लेकिन शामिल हों तो भारत को स्वतंत्रता मिल जाए तो हम शामिल होंगे। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया कि ऐसी सरकार का क्या फायदा जब हमारी कोई बात भी नहीं मानते। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? 1942 में। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारत की जनता से आह्वान किया कि करो या मरो के सिद्धांत। करो या मरो सिद्धांत कब हुआ था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब महात्मा गांधी ने एक आह्वान किया लोगों से कि या तो करो या मरो, ये काम करना है। अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष किया। गांधी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया, क्योंकि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे फौरन जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बावजूद यह आंदोलन चलता रहा। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद गए। पूरे देश भर में संचार और जनसत्ता के प्रतीकों पर हमले होने लगे। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया कि भारतीयों का दमन करें ताकि ये अपनी आवाज़ ना व्यक्त करें। 1943 के अंत में 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए और 1,000 लोगों पर पुलिस ने गोली चलाई और गोली से मर गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया गया, परंतु आखिरकार इस
विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, कि ब्रिटिश को भारत से छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के जो पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की। कब की? 1940 में मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, परंतु मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीपीय के मुसलमानों के लिए स्वायत्तता की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक के आखिरी सालों में मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। जो मुस्लिम लीग है वो हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का हाथ हो रहा था। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए, इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे थे। इस चुनाव में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक क्या होता है? कम। अल्प का होता है कम, संख्यक संख्या में। किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में हमेशा गौण भूमिका निभानी होगी। गौण क्या होता है? जो प्रमुख से दूसरा होता है, कम या प्रमुख नहीं है। जो मुसलमान है वो कम है, तो इसकी प्रमुख भूमिका कैसी हो सकती है? ये उनकी सोच थी। लीग ने यह भी व्यय था कि सब संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त रूप से कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और भी ज़्यादा बढ़ गया। खटास तो पहले ही आ रही थी, लेकिन अब और ज़्यादा फासला बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने के लिए कांग्रेस की विफलता ने कांग्रेस को अपना सामाजिक जनदार फैलाने में मदद की। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किया। 1945 में विश्व युद्ध खत्म हो गया। कब चला था? 1939 से 1945 तक। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू की। यह वार्ता असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उन्हें भारतीय मुसलमानों का एक प्रतिनिधि माना जाए, कि उन्हें जो भारत के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं करती थी, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में ही एक दूसरे को बातों को मंजूर नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। लीग किसकी मांग कर रही थी? कि हमारा एक अलग राष्ट्र हो, पाकिस्तान। मार्च में 1946 में ब्रिटिश शासन ने इस मांग का अध्ययन किया, इसके बारे में जाना कि इनकी मांग है, ये क्या मांग सही है या गलत है। स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे। अविभाजित मतलब संगठन में रही, एक ही रहे, उनको विभाजन ना हो। उससे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देने के लिए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं हुई। अब देश का विभाजन अवश्य भावी था, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं तो फूट पड़ना तो लाजमी है। कैबिनेट मिशन को इस विफलता के बाद, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जो भारत आई कि विभाजन होना या चाहिए या नहीं, लेकिन उसको विफलता हाथ लगी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आग्रह किया। इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़के जा रहे थे।
इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल चुकी थी। कई लाख लोग मारे गए और असंख्यक महिलाएं भी इस विभाजन में हिस्सा ले रही थी। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा, जिनके बारे में अकथनीय होता है, जिनके बारे में हम कह भी नहीं सकते। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों में बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बन गए थे। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शकल सूरत भी बदल गई। उनके शहरों का माहौल भी बदल गया और एक देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र का आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के रूप में हमारे सामने आई थी। ये है अमेरिका का राष्ट्रवाद। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।